नमस्कार और स्वागत है। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहब, हम सब उन्हें इसी नाम से जानते हैं। समाज सुधारक, कानून के जानकार, अर्थशास्त्री, नेता और हाँ, भारतीय संविधान के आप कह सकते हैं मुख्य निर्माता। बिल्कुल। और आज इस बातचीत के लिए हमारे पास कई स्रोत हैं। बाबा साहब के अपने भाषण हैं, खासतौर पर संविधान सभा वाला उनका आखिरी भाषण। फिर कुछ अहम लेख, दस्तावेज और एकेडमिक प्रकाशन भी हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब के जरिए उनके जीवन, उनके संघर्ष और उनके विचारों को थोड़ा और गहराई से समझें। सही कहा। ये सिर्फ उनकी जीवनी पढ़ना नहीं है, असल में ये समझने की कोशिश है कि उनके विचार कितने गहरे थे और आज भी वो कितने जरूरी हैं। तो चलें शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से, बचपन और उन चुनौतियों से जिन्होंने शायद उनके जीवन को एक दिशा दी। हाँ, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में। अब उससे डॉक्टर अंबेडकर नगर कहते हैं, मध्य प्रदेश में है ये। परिवार मराठी था, महार जाति से, जिसे उस वक्त की समाज व्यवस्था में अछूत माना जाता था। पिता सेना में सूबेदार थे, रामजी मालोजी सकपाल, और बाबा साहेब उनकी 14वीं आखिरी संतान थे। और उस जमाने में खासकर उनकी जाति के किसी बच्चे के लिए पढ़ना लिखना ही अपने आप में एक संघर्ष रहा होगा। स्कूल में भेदभाव, ये तो उन्होंने बचपन में ही झेला। बहुत ज्यादा। स्कूल में अलग बिठाया जाना, पानी तक को न छूने देना। वो एक घटना का जिक्र आता है ना, नो प्यू नो वाटर, कि अगर चपरासी नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई सवर्ण बच्चा या शिक्षक उन्हें पानी पिलाने को तैयार नहीं था। ये सब उन्होंने बहुत छोटी उम्र में देखा। सोचकर भी अजीब लगता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि उनका जो सरनेम है अंबेडकर, वो उनके एक ब्राह्मण टीचर महादेव अंबेडकर ने उन्हें दिया था। वो उन्हें काफी मानते थे। हाँ, ये दिखाता है कि मुश्किलों के बीच भी कुछ ऐसे लोग थे जो इंसानियत को ऊपर रखते थे। हाँ। पर चुनौतियां बहुत थीं। बिल्कुल। और इन सब के बावजूद वो बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लेने वाले अपनी जाति के पहले छात्र बने। ये बहुत बड़ी बात थी। यकीनन। फिर बड़ौदा के गायकवाड़ महाराज से स्कॉलरशिप मिली। हाँ। और उसी की मदद से वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, अमेरिका, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए। हाँ। उनकी ज्ञान की प्यास तो कमाल की थी। कहते हैं उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 से भी ज्यादा किताबें थीं। 50,000? क्या बात है। लेकिन वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं ले रहे थे। हाँ। वो समाज की सच्चाइयों से, कड़वी सच्चाइयों से रूबरू हो रहे थे और उन्हें बदलने का मन बना रहे थे। बिल्कुल। यहीं से उनके सामाजिक संघर्ष की एक तरह से औपचारिक शुरुआत होती है। हाँ, जैसे 1927 का साल, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा उनके आंदोलनों के लिहाज से। उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक पानी के जो स्रोत थे, मंदिर थे, उनमें एंट्री के लिए आवाज उठाई। और इसी साल मार्च में हुआ महार सत्याग्रह, वो चावदार तालाब वाला। ये ऐतिहासिक था। अंबेडकर जी खुद अपने साथियों के साथ गए और उस तालाब से पानी पिया, जिससे दलितों को पानी लेने की मनाही थी। ये बराबरी का, सार्वजनिक संसाधनों पर समान हक का एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक्ट था। और इसका असर भी हुआ होगा जबरदस्त। रूढ़िवादी समाज में तो हलचल मच गई होगी। जबरदस्त। इतनी के बाद में उन लोगों ने तालाब का बकायदा शुद्धिकरण करवाया। आप सोचिए। और उसी साल दिसंबर में मनुस्मृति दहन, ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति जलाई। उनका मानना था कि ये ग्रंथ जातिगत भेदभाव और छुआछूत को धार्मिक मान्यता देता है, उसको सही ठहराता है। तो ये सिर्फ एक किताब जलाना नहीं था, ये उस पूरी विचारधारा पर हमला था जो असमानता पर आधारित थी। सही। ये सामाजिक बराबरी की लड़ाई थी, लेकिन वो ये भी समझ रहे थे कि समाज में बदलाव के लिए राजनीतिक ताकत, राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। एकदम। इसीलिए उन्होंने साइमन कमीशन हो या साउथ बरो कमिटी, इनके सामने दलितों और दूसरे पिछड़े समुदायों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट, और आरक्षण की मांग रखी। सेपरेट इलेक्टोरेट? इसका मतलब था कि दलित वोटर ही दलित कैंडिडेट को चुने। हाँ, उनका तर्क था कि अगर मिलीजुली वोटिंग होगी, जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, तो दलित उम्मीदवार जीतने के लिए सवर्ण वोटों पर निर्भर रहेंगे। ऐसे में वो दलितों के हितों की बात खुलकर नहीं रख पाएंगे। लेकिन फिर तो पूना पैक्ट हुआ गांधी जी के साथ 1932 में। हाँ, गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया था, तो दबाव में पूना पैक्ट हुआ। इसमें अंबेडकर जी को सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग छोड़नी पड़ी। बदले में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में
आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। तो सीटें रिजर्व होंगी पर वोट सब डालेंगे। बहुत खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि दलितों के राजनीतिक अधिकार कमजोर हो गए। खैर, इसी दौरान वो अपने विचारों को फैलाने के लिए पत्रकारिता भी कर रहे थे। 1920 में मूक नायक अखबार शुरू किया, फिर 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस जो है वो बड़े लोगों की, पूंजीपतियों की पार्टी है, मजदूरों गरीबों की नहीं। सही। तो सामाजिक आंदोलन, पत्रकारिता, राजनीतिक संगठन, वो हर मोर्चे पर सक्रिय थे। और ये सक्रियता उन्हें आगे चलकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल तक ले गई। 1942 से 46 तक वो लेबर मेंबर यानी श्रम मंत्री रहे। हाँ, और उस दौरान उन्होंने लेबर वेलफेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए। हम उस पर आएंगे। इसी बीच उन्होंने विभाजन जैसे बड़े मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उनकी किताब थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान। उसमें उन्होंने काफी बेबाकी से लिखा था। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उनका तर्क था कि अगर विभाजन होना ही है और मुसलमान अलग देश चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान दे देना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने पंजाब और बंगाल की सीमाओं को धार्मिक आधार पर फिर से तय करने की बात की, ताकि आबादी का ट्रांसफर ठीक से हो सके। ये काफी विवादास्पद भी रहा। और फिर आया संविधान निर्माण का दौर। 29 अगस्त 1947 उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। ये तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ी। इस कमेटी ने मेरे ख्याल से 141 दिन बैठकें की और पूरा संविधान बनने में लगे 2 साल 11 महीने और 17 दिन। हाँ, इस पर आलोचना भी होती थी कि इतना समय क्यों लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन अंबेडकर जी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने दूसरे देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान बनने में लगे समय से तुलना की और बताया कि हमारे संविधान का जो ड्राफ्ट था उस पर लगभग 2473 संशोधन पेश हुए थे। उन सब पर बहस करना, विचार करना जरूरी था। उनका कहना था कि जल्दबाजी में कोई दस्तावेज बनाने से अच्छा है कि एक टिकाऊ और अच्छा संविधान बने। और कुछ आलोचक तो कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी भी कह रहे थे, शायद नजीरुद्दीन अहमद ने। हाँ, कहा था। अंबेडकर जी ने उसका भी जवाब दिया कि अगर कमेटी ने सोच विचार कर बहस के बाद शुरुआती ड्राफ्ट में सुधार किए हैं तो ये भटकाऊ नहीं है, ये तो जिम्मेदारी निभाना है। उन्होंने अपने भाषण में अपने साथी सदस्यों जैसे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, टीटी कृष्णमाचारी का शुक्रिया अदा किया। और मजे की बात यह है कि उन्होंने अपने आलोचकों जैसे कामत, शाह, कुंजरू, उनको भी धन्यवाद दिया। आलोचकों को धन्यवाद। हाँ, उन्होंने कहा कि उनकी आलोचनाओं की वजह से कमेटी को अपने तर्कों को और पुख्ता करने और संविधान की भाषा को और स्पष्ट करने का मौका मिला। ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। लेकिन सबसे अहम बात जो उन्होंने कही वो शायद ये थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि उसे चलाने वाले लोग कैसे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही चिंता, यही सोच उनके उस भाषण में झलकती है जो उन्होंने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया था। संविधान सौंपने से ठीक पहले वो भाषण आज भी पढ़ा जाना चाहिए। उसमें कई चेतावनियां हैं। क्या मुख्य चिंताएं थी उनके? सबसे बड़ी चिंता तो उन्हें ये थी कि कहीं भारत अपनी आज़ादी फिर से गंवा ना दे। उन्होंने इतिहास का हवाला दिया, बताया कि कैसे पहले भी हमने अपनी आज़ादी अपनों की गद्दारी की वजह से खोई है। सिंध पर कासिम का हमला हुआ तो दाहर के सेनापतियों ने धोखा दिया। मोहम्मद गोरी को जयचंद ने बुलाया। शिवाजी के वक्त दूसरे मराठा और राजपूत मुगलों का साथ दे रहे थे। 1857 में सिख चुप रहे। उनका डर था कि कहीं राजनीतिक दल अपने मतभेदों में देश के हित को भूल न जाएं। ये डर तो आज भी कहीं ना कहीं नजर आता है। जी। और लोकतंत्र के लिए क्या खतरे बताए उन्होंने? 3 खास बातें कहीं। पहली कि अब जब हमें आज़ादी मिल गई है और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए संवैधानिक रास्ते मौजूद हैं, तो हमें गैर संवैधानिक तरीके छोड़ने होंगे, जैसे कि क्रांति, सविनय अवज्ञा, असहयोग, सत्याग्रह। उन्होंने इन्हें अराजकता का व्याकरण कहा कि ये गुलामी में तो ठीक थे, पर आज़ाद देश में इनकी जरूरत नहीं। मतलब विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरे में हो। हाँ। दूसरी बात, उन्होंने व्यक्ति पूजा, जिसे उन्होंने भक्ति कहा, उसके खतरे से आगाह किया। कहा कि राजनीति में भक्ति या हीरो वर्शिप तानाशाही की ओर ले जाती है। किसी भी नेता के प्रति कृतज्ञता ठीक है, पर अपनी आज़ादी उसके पैरों में नहीं रख देनी चाहिए। उन्होंने आयरिश नेता डैनियल ओ'कॉनल का उदाहरण भी दिया। ये भी बहुत अहम बात है। और तीसरी और शायद सबसे बुनियादी बात उन्होंने कही कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो।
सामाजिक लोकतंत्र। इसका क्या मतलब था उनके लिए? उन्होंने समझाया, सामाजिक लोकतंत्र मतलब जीवन जीने का एक तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी को सिद्धांतों के रूप में मानता हो। और ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये एक त्रयी है, ट्रिनिटी है। एक के बिना बाकी दो का कोई मतलब नहीं। स्वतंत्रता से समानता अलग कर देंगे तो कुछ लोगों का बहुतों पर राज हो जाएगा। समानता के बिना स्वतंत्रता का मतलब होगा व्यक्ति की पहल खत्म हो जाना, और बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता स्वाभाविक रूप से लागू नहीं हो सकती। वाह, ये तो बहुत ही गहरी समझ है लोकतंत्र की। मतलब सिर्फ वोट डालने का अधिकार काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर उन्होंने उस बड़े विरोधाभास की बात की। कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनीति में तो हम सब बराबर होंगे, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। लेकिन अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता बनाए रखेंगे। हमारी जाति व्यवस्था, हमारी आर्थिक विषमता, ये बनी रहेंगी। और उन्होंने चेतावनी दी कि ये विरोधाभास खतरनाक है। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि अगर हमने इस विरोधाभास को जल्दी खत्म नहीं किया तो जो लोग इस असमानता को झेल रहे हैं वो इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को, जिसे हमने इतनी मेहनत से बनाया है, उड़ा देंगे। ये तो बहुत बड़ी चेतावनी थी। और बंधुत्व यानी भाईचारे पर भी उन्होंने जोर दिया। बहुत जोर दिया। कहा कि बंधुत्व का मतलब है सभी भारतीयों में भाईचारे की भावना, ये एहसास कि हम सब एक हैं। लेकिन इसे पाना बहुत मुश्किल है, खासकर भारत में जहां हजारों जातियां हैं। उन्होंने जातियों को राष्ट्र विरोधी तक कह दिया। राष्ट्र विरोधी क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जातियां समाज को बांटती हैं, उनमें ऊंच नीच पैदा करती हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और नफरत पैदा करती हैं। ऐसे में हम एक राष्ट्र कैसे बन सकते हैं? उनका मानना था कि जब तक हम जातियों को खत्म नहीं करते तब तक हम सच्चे अर्थों में एक राष्ट्र नहीं है। ये मानना कि हम एक राष्ट्र हैं एक बड़ा भ्रम है, और बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता सिर्फ दिखावा रह जाएंगे। उन्होंने दलितों की जो बढ़ती उम्मीदें थीं उनका भी जिक्र किया था। हाँ, उन्होंने कहा कि जो दबे कुचले वर्ग हैं वो अब सिर्फ शासित होने के लिए तैयार नहीं है, वो शासन करने के लिए अधीर हैं। उनकी इस इच्छा को वर्ग संघर्ष में नहीं बदलने देना है, और इसका रास्ता वही है, जीवन के हर क्षेत्र में समानता और बंधुत्व लाना। क्या दूरदृष्टि थी। ये तो है उनके सामाजिक राजनीतिक विचार, पर जैसा आपने शुरू में कहा वो तो अर्थशास्त्री भी थे, कानून के जानकार भी। बिल्कुल, आर्थिक मामलों में भी उनके विचार बहुत स्पष्ट थे। वो सरकारी खर्च में अनुशासन के हिमायती थे, वफादारी, समझदारी और किफ़ायत। उन्होंने कम आय वाले लोगों पर इनकम टैक्स लगाने का विरोध किया था। और उनका राज्य समाजवाद का भी एक सिद्धांत था। हाँ, वो चाहते थे कि कृषि भूमि और जो मुख्य उद्योग हैं उन पर राज्य का स्वामित्व हो, और राज्य ही इन संसाधनों का प्रबंधन करे ताकि सबका भला हो, न्यायपूर्ण वितरण हो। ये एक तरह से निजी संपत्ति और मुनाफे पर आधारित व्यवस्था का विकल्प था, और कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था की आर्थिक जड़ों पर भी चोट थी। वो औद्योगिकरण के पक्ष में थे। कम करने के लिए औद्योगिकरण जरूरी है ताकि लोग दूसरे कामों में लगे। वो जन नियंत्रण के भी समर्थक थे और महिलाओं के समान अधिकारों को आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी मानते थे। धर्म पर उनके विचार तो काफी रैडिकल थे। हाँ, वो हिंदू धर्म की बहुत तीखी आलोचना करते थे, उसे दमनकारी मानते थे। उनकी किताब है रिडल्स इन हिंदुइज्म। उसमें उन्होंने हिंदू शास्त्रों पर कई सवाल उठाए हैं, और आखिरकार 1956 में अपनी मृत्यु से कुछ ही महीने पहले उन्होंने नागपुर में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये उनकी 1935 के घोषणा को पूरा करना था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। साम्यवाद या कम्युनिज्म के बारे में वो क्या सोचते थे? वो मार्क्स के इस विचार से सहमत थे कि शोषण ही गरीबी की जड़ है, लेकिन उनका कहना था कि भारत में शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं है, वो सामाजिक और धार्मिक भी है, जाति के रूप में। वो कम्युनिस्टों के इस विचार से सहमत नहीं थे कि क्रांति के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना पड़े। वो लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास रखते थे, और वो राज्य को खत्म करने के भी पक्ष में नहीं थे, जैसा मार्क्सवादी मानते हैं। उनका मानना था कि राज्य बना रहना चाहिए और उसे विकास और न्याय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो मार्क्स से प्रभावित थे पर पूरी तरह सहमत नहीं थे। हाँ, कह सकते हैं। उनका अपना एक स्वतंत्र चिंतन था। उनका कानूनी करियर कैसा रहा? मतलब वो वकील भी तो थे। बहुत सफल वकील थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण केस लड़े, गैर ब्राह्मण नेताओं के, कपड़ा मजदूरों के। एक प्रोफेसर थे R.D. कर्वे,
उन्होंने यौन शिक्षा पर कुछ लिखा था तो उन पर अश्लीलता का मुकदमा हो गया था। अंबेडकर जी ने उनका बचाव किया और दलितों के केस तो वो अक्सर बिना फीस लिए ही लड़ते थे। अच्छा। हाँ, प्रो बोनो जिसे कहते हैं। और आपको पता है उन्हें जिला जज बनने का ऑफर मिला था, हैदराबाद राज्य के मुख्य न्यायाधीश बनने का भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपना पूरा समय सामाजिक और राजनीतिक काम को देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि वो ज्यादा जरूरी है। और फिर श्रम मंत्री के तौर पर जो उन्होंने काम किया वो तो आज भी हमारे काम आ रहा है। बिल्कुल। काम के घंटे 12 से घटाकर 8 करवाना, ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता दिलवाना, कर्मचारी राज्य बीमा यानी ईएसआई, जो आज करोड़ों मजदूरों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी। महंगाई भत्ता, छुट्टियों के नियम, सही वेतनमान, ये सब भी। हाँ, इन सब सुधारों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कोयला खदानों में महिलाओं के काम करने पर भी रोक लगवाई थी, क्योंकि वहां उनके लिए स्थितियां बहुत खराब थीं। ये तो सच में बहुत बड़ा योगदान है। और एक और क्षेत्र जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं, जल संसाधन प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। अरे हाँ, ये उनका एक और कमाल का विजन था। जब वो श्रम मंत्री थे, उसी दौरान 1942-46 उन्होंने देश के लिए एक नई जल और बिजली नीति का खाका तैयार किया। उन्होंने ही बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं जैसे दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड जो महानदी पर है, सोन नदी परियोजना, इनकी वकालत की। और ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स थे। मल्टीपर्पज मतलब एक ही प्रोजेक्ट से कई काम हो, बाढ़ रोकना, सिंचाई के लिए पानी देना, बिजली बनाना, नाव वगैरह चलाना, नौवहन। उनका नजरिया था कि नदियों के पानी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो, पूरे इलाके का विकास कैसे हो और इसका फायदा आम लोगों तक कैसे पहुंचे। और राज्यों के बीच नदी जल विवाद होते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ सोचा था। बिल्कुल। उन्होंने ही ये विचार दिया था कि जो नदियां कई राज्यों से होकर बहती हैं, उनके पानी के बंटवारे और प्रबंधन के लिए एक रिवर वैली अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। इसी सोच ने बाद में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 और रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 की नींव रखी। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 262 है, जो केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी विवाद सुलझाने का अधिकार देता है, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इसी दूरदृष्टि का परिणाम है। ये तो सचमुच हैरान करने वाला है कि एक ही व्यक्ति ने इतने सारे क्षेत्रों में इतनी गहरी छाप छोड़ी। उनकी विरासत तो बहुत ही विशाल है ही। उन्हें 1990 में उनकी मृत्यु के काफी साल बाद भारत रत्न दिया गया। आज भी करोड़ों लोग उन्हें जय भीम के नारे से याद करते हैं, बाबा साहेब कहकर सम्मान देते हैं। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया था और उनका अंतिम संस्कार बॉम्बे में हुआ था। हाँ, अगले दिन 7 दिसंबर को उनका पार्थिव शरीर बॉम्बे अब मुंबई लाया गया और दादर चौपाटी पर, जिसे अब चैत्य भूमि कहते हैं, बौद्ध रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार हुआ। सुना है उस दिन वहां लाखों लोग जमा हुए थे। हाँ, अंदाजा है कि 5 लाख से भी ज्यादा लोग। उस दिन बॉम्बे की ज्यादातर कपड़ा मिलें बंद रहीं, कारखाने बंद रहे। ये दिखाता है कि लोगों के दिलों में उनके लिए कितना सम्मान था, उनके काम का कितना असर था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं बाबा साहब के बारे में? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो यही कि उन्हें सिर्फ दलित नेता या सिर्फ संविधान निर्माता के खांचे में बांधना ठीक नहीं है। वो एक बहुत बड़े विचारक थे, समाज सुधारक थे, अर्थशास्त्री, कानून के ज्ञाता, एक कुशल प्रशासक, बहुत कुछ थे वो। सही। और दूसरी कि उन्होंने अस्पृश्यता का दर्द खुद झेला था और उसे खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वो सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, वो समाधान ढूंढ रहे थे, रास्ते बना रहे थे। और तीसरी बात जो आपने उनके संविधान सभा के भाषण के हवाले से कही कि उन्होंने लोकतंत्र की नींव तो रखी, पर साथ में चेताया भी कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी के बिना ये नींव कमजोर रहेगी। वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व वाली बात। हाँ, वो त्रयी, वो आज भी उतनी ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा। वो हमारे लोकतंत्र की सेहत जांचने का एक पैमाना है। और एक आखिरी बात शायद ये कि श्रम सुधार हो या जल प्रबंधन, इन क्षेत्रों में उनका जो योगदान है उसे अक्सर हम उतना याद नहीं करते, जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण और दूरगामी था। बिल्कुल। तो चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। बाबा साहेब ने 1949 में भारत के भविष्य को लेकर, लोकतंत्र को लेकर जो चिंताएं जाहिर की थी, आपसी फूट का डर, व्यक्ति पूजा का खतरा, सामाजिक बराबरी की जरूरत, भाईचारे की कमी, आज 75 साल बाद वो चिंताएं कितनी प्रासंगिक लगती हैं।
क्या जाति आज भी एक राष्ट्र बनने में उतनी ही बड़ी बाधा है जैसा वो मानते थे? और क्या हम राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाने की उनकी चुनौती पर खरे उतर पाए हैं? इन सवालों पर सोचना शायद यही बाबा साहेब को हमारी सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी।